हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में हमें कौन कौन से कंटेंट की स्टडी करनी है। फर्स्ट है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, accounting treatment of reserve and accumulated profit and losses, revaluation of assets and reassessment of liability, and capital adjustment. Admission of a partner, जब किसी रनिंग फर्म में किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है तो उसे बोला जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब पार्टनर को एडमिशन देने के पीछे कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा कैपिटल चाहिए हो, फर्म को कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, तो न्यू पार्टनर को क्या कर सकते हैं, हम एडमिशन दे सकते हैं। अगर किसी एक्सपीरियंस पर्सन की हमें रिक्वायरमेंट है कि अगर उसके आ जाने से हमारी फर्म को बेनिफिट्स होंगे, तो उस रीजन में भी हम क्या कर सकते हैं, किसी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। या फर्म को अपनी रेपुटेशन जो है वो बढ़ानी हो, तो उस रीजन से भी क्या किया जा सकता है, किसी न्यू पार्टनर को फर्म में एंट्री दी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31(1) of the Indian Partnership Act 1932, a new partner can be admitted with the consent of all the old partners. सभी पार्टनर जब तक एग्री नहीं होंगे तब तक न्यू पार्टनर को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो सभी पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी है, तभी न्यू पार्टनर को एंट्री दी जाती है। अब एडजस्टमेंट नीडेड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज होता है फर्म में। तो सबसे बड़ा चेंज होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके रेशोस चेंज हो जाते हैं। क्या होता है कि जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री लेता है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, उनको अपने शेयर का कुछ ना कुछ पार्ट सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अब ये सैक्रिफाइस होता क्या है? सैक्रिफाइस का मतलब यह है कि सपोज करो फर्म को 6,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ और हमने ये एज्यूम कर लिया है कि दो पार्टनर हैं, ए और बी, ये ओल्ड पार्टनर हैं और उनका रेशो है इक्वल। इक्वल मींस 1:1। तो 1 + 1 को जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा। तो जब 6,000 रुपीज को आप ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3,000 रुपीज आएगा किसको, ए को, और 3,000 रुपीज सेम आएगा बी को। अब क्या हुआ कि एक न्यू पार्टनर सी, उसको फर्म ने एडमिट किया है। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स हो गए हैं 3। तो अब रेशोस क्या हो गए, हमने ले लिया कि 1:1:1 हो गए, क्योंकि अब तो 3 पार्टनर हो गए ना। तो अब 1 + 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सपोज करो कि अभी भी फर्म को, जो न्यू फर्म बनी है उसमें भी फर्म को 6,000 का ही प्रॉफिट हुआ है। तो आप जब 1/3 और 1/3 में एबीसी को इस 6,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पर के शेयर में कितना आने वाला है, 2,000 रुपीज आने वाला है। पर के शेयर में कितना आने वाला है, 2,000 रुपीज। मतलब ए को 2,000 रुपीज मिलेगा, बी को 2,000 रुपीज मिलेगा और सी को भी कितना मिलने वाला है, 2,000 रुपीज मिलेगा। अब जब तीनों को 2,000 रुपीज मिलेगा तो पुराने पार्टनर्स का शेयर तो कम हो गया ना, क्योंकि पहले ए को कितना मिलता था, 3,000 रुपीज मिलता था और आज क्या मिल रहा है उसको, 2,000 रुपीज मिल रहा है। तो ए ने क्या किया और बी ने क्या किया, अपना जो पहले का शेयर है उसमें से कुछ पोर्शन सी को क्या कर दिया है, दे दिया है। तो इन्होंने क्या किया, जब कोई न्यू पार्टनर ने फर्म में एंट्री ली तो पुराने पार्टनर्स अपने शेयर का क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। मींस कुछ ना कुछ पोर्शन वो न्यू पार्टनर को देते हैं। तो यहां पर जो हमें फर्स्ट वर्किंग सीखनी है सबसे पहले, कि जब न्यू पार्टनर
आएगा तो रेशोस में क्या चेंजेस होंगे, कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाइस करेगा न्यू पार्टनर के लिए। तो ये पहला एडजस्टमेंट होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वर्किंग सीखेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होता है वो सीखने वाले हैं। देन सेकेंड एडजस्टमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट होगा वो भी हम आगे देखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसका ट्रीटमेंट हमें सीखना है। देन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये तो आपको पता है क्योंकि आपने इससे पहले वाला अगर मेरा वीडियो देखा हो जिसमें मैंने चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बताया था, तो उसमें भी फर्म का क्या हुआ था, इंटरनल चेंजेस हुए थे। तो फर्म में कभी भी अगर कुछ भी इंटरनल चेंजेस होता है तो पुराना एग्रीमेंट क्या करते हैं हम कैंसिल करके और एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं उनका रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करवाया जाता है, जिसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो ये भी हम सीखने वाले हैं क्योंकि यहां पर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है कि एक न्यू पार्टनर आया है तो पुरानी डीड तो क्या होगी, कैंसिल होगी और एक नई डीड बनेगी, और जब चेंजेस होंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होता है। तो हम फर्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं जहां पर हम सीखने वाले हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वर्किंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो की वर्किंग। अभी आपने देखा कि यहां पर ए ने पहले इसको 3000 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा था, बाद में आफ्टर एडमिशन ऑफ सी इसका प्रॉफिट क्या हुआ, कम हो गया 1000 रुपीज से। ऐसे ही बी को पहले 3000 रुपीज मिल रहा था, अब मिल रहा है इसको 2000 रुपीज, तो इसका भी प्रॉफिट कितने रुपए से कम हो गया, इसका भी प्रॉफिट कम हो गया 1000 रुपीज से। तो अब क्या करेंगे हम, यहां पर सेक्रीफाइस तो किया दोनों ने, तो अब न्यू पार्टनर की भी तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि जब ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं न्यू पार्टनर को उनके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, तो न्यू पार्टनर के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, वो इस न्यू फॉर्म में कुछ ना कुछ गुडविल का अमाउंट और कैपिटल का अमाउंट लेकर वो एडमिशन ले। तो जो डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, वह पहले वर्किंग जो की जाएगी यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, जिसके लिए कम से कम हमें जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है 4 केसेस मैंने लिए हुए हैं। देन हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा किसके लिए, न्यू पार्टनर के लिए। और जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके लिए जरूरी नहीं है कि ओल्ड पार्टनर जो पूरे हैं वो पूरे के पूरे पार्टनर्स उसके लिए सैक्रिफाइस करें। कहने का मतलब अगर दो पार्टनर पुराने हैं ए और बी और सी एक न्यू पार्टनर आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों के दोनों सी के लिए सैक्रिफाइस करें। यह भी हो सकता है कि सिर्फ ए सैक्रिफाइस करे बी मना कर दे, या ये भी हो सकता है कि बी सैक्रिफाइस करे और ए मना कर दे। तो जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों सैक्रिफाइस करें, वो तो केस के ऊपर और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस पार्टनर ने न्यू पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी हम सीखने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। इसका फॉर्मूला प्रीवियस जो चैप्टर है हमारा उसमें मैंने आपको बताया था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो से हम सैक्रिफाइसिंग रेशो की वर्किंग करते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमने 4 केस जो है वो लिए हुए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 केस हैं वही मैंने लिए हुए हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आते हैं। अब पहला केस क्या है, नो कंडीशन, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दी होगी, ये अभी हम जब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तब सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। केस 2 की आइडेंटिफिकेशन है कि ऑफ हिज शेयर लिखा होगा आपके क्वेश्चन में। केस 3 की आइडेंटिफिकेशन होगी कि इसमें फ्रॉम लिखा होगा। और केस जो हमने 4 लिया है इसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मींस ओपीएसआर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मींस एनपीएसआर, दोनों के दोनों गिवन होंगे। पहला केस क्या होगा, नो कंडीशन, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सेकंड में क्या होगा, ऑफ हिज शेयर लिखा होगा। थर्ड में फ्रॉम लिखा होगा। और जो फोर्थ केस है उसमें ओपीएसआर और एनपीएसआर
दोनों के दोनों दिए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस का ये एग्जांपल है, बहुत ध्यान से देखना। केस 1 लिया हुआ है, नो कंडीशन का है ये ध्यान रखना। इस नो कंडीशन का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि अदर केस में मिलेगी आपको। आप इस केस को देखो, इसकी आइडेंटिफिकेशन को देखो। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3। ए और बी जो पार्टनर है, ये ओल्ड पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो है 5:3। वो सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। सिर्फ हमें ये इंफॉर्मेशन है कि सी इस फर्म में एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, और इसके अलावा ना आपको कोई भी कंडीशन नहीं दी है। सिर्फ यही एक इंफॉर्मेशन है कि सी एज अ न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री ले रहा है। अब आपको ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है कि जब न्यू पार्टनर फर्म में आएगा तो ये रेशो वही रहेंगे क्या फ्यूचर में, कि बदल जाएंगे, तो वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो हमने स्टार्ट किया है, सबसे पहले इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर लिया है OPSR मींस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो क्वेश्चन में दिया है ए और बी का है वो है 5:3, वो हमने ले लिया। यहां पर कंडीशन क्या है कि सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, और एडिशनल कंडीशन में कुछ भी नहीं है कि सी ने अपना शेयर ए से लिया है या बी से लिया है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है हमको कि सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। अब हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। लेट हमने ले लिया मन से कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 रुपीज का है। हमने ये ले लिया कि फर्म ने, अब जो नंबर ऑफ पार्टनर हो गए नई फर्म में वो हो गए 3, और तीनों ने जब मिलकर वर्क किया तो फर्म ने 1 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है। 1 रुपीज का हमने प्रॉफिट ले लिया है कि फर्म ने कितने का प्रॉफिट अर्न किया, 1 रुपीज का। सबसे पहले आप ये बताओ कि इस 1 रुपीज के प्रॉफिट में अब 3 का शेयर है, ए का, बी का और सी का। तो सबसे पहले किसको शेयर दोगे आप? सबसे पहले सी को शेयर देंगे। क्यों? क्योंकि सी का हमको न्यू शेयर पता है जो फ्यूचर में होगा। बाकी ए और बी के तो ये ओल्ड शेयर हैं। तो हम क्या करते हैं, इस 1 रुपीज में से सी का जो शेयर है, क्योंकि 1 रुपीज का जो प्रॉफिट है उसमें से सी का शेयर क्या है, 1/4। तो 1 रुपीज में से हमने माइनस कर दिया, 1/4 को माइनस कर दिया, तो 4 बन जा 4, ये 4 बन जा 4, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 4 बन जा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। ये जो है ना, ये रिमेनिंग शेयर कहलाएगा। ये रिमेनिंग शेयर होगा किसका? क्योंकि सी ने तो अपना शेयर ले लिया, 1 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ था तो सी ने अपना शेयर माइनस कर लिया, तो बाकी जो शेयर बचा है ना 3/4, वो होगा ए और बी का शेयर। ध्यान देना, ये ए और बी का शेयर है ये। अब आते हैं, तो 3/4 में ए और बी का शेयर है, तो पर्टिकुलर ए का शेयर कितना होगा 3/4 में, और पर्टिकुलर बी का शेयर कितना होगा 3/4 में। तो अब यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, उसमें हम देख रहे हैं कि ए शेयर ऑफ रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर आपने देखा कितना है, 3/4, तो 3/4, और ए का शेयर क्या है, 5 + 3 को ऐड कर लो, तो ए का शेयर है 5/8। तो इसलिए हमने जो ये रिमेनिंग शेयर है आपके क्वेश्चन में आया, और ए का शेयर क्या है, 5/8 है, तो रिमेनिंग शेयर हुआ ये वाला। उसमें ए का शेयर क्या हुआ, 5/8, तो 5 3 जा 15 और 8 4 जा 32। तो ये आ गया ए का न्यू शेयर। किस में मिल गया उसको? रिमेनिंग शेयर में ए ने अपना शेयर 5/8 ले लिया, तो अब उसका नया शेयर क्या हो गया, 15/32 हो गया। सेम ऐसे ही बी करने वाला है। तो रिमेनिंग शेयर क्या है, आपने देखा ये है रिमेनिंग शेयर, तो 3/4, और बी का शेयर क्या है, 3 और 5 को ऐड किया तो 3/8 है, तो रिमेनिंग शेयर है 3/4, और उसमें किसका, बी का शेयर है 3/8, तो 3 3 जा 9 और 8 4 जा 32। तो ये आ गया ए का न्यू शेयर, और ये आ गया बी का न्यू शेयर। अब एनपीएसआर हम अरेंज करते हैं। एनपीएसआर मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए का, बी का और सी का। ए का न्यू शेयर क्या आ गया, ये 15/32 आ गया। बी का कितना आ गया, 9/32 आ गया। और सी का तो हमको पहले से ही पता है कि सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए।
ये देखो, तो अब हम ये देख रहे हैं कि इनके डिनोमिनेटर में 32 है, एक में 4 है। तो रूल्स ये बोलता है कि सबके डिनोमिनेटर एक जैसे होने चाहिए। तो 32 ये तो ठीक है, ये भी 32 ठीक है, लेकिन यहां तो 4 है ना, तो इसको आपको ना 32 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको 32 में कन्वर्ट करने के लिए आप एक ऐसा नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो कि ये 32 हो जाए। तो 8 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देना तो 8 4 जा 32 होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जितने से मल्टीप्लाई किया है उतने से ही हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 1/4 किया और सिर्फ डिनोमिनेटर में ही 8 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, ऊपर तो सेम रहेगा ना, तो ये हो जाएगा 1/32। तो क्या सी 1/32 शेयर के लिए आया है? नहीं, तो इससे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आपको जितने नंबर से आपने मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया है उतने ही नंबर से आपको डिवाइड भी करना है, क्योंकि जब 8/8 को आप कैंसिल करोगे ना तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1/4 में होगा तो एज इट इज 1/4 ही रहेगा। लेकिन अभी हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 से डिवाइड किया। ये रूल्स आप हमेशा याद रखना, जितने भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उतने ही नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो ये हो गया 15 एज इट इज, 15/32, 9/32 और 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32। अब ये क्या हुआ, 32 पूरे कैंसिल हो गए, 15 9 और 8 एज इट इज आ गया। तो 15 9 और 8 ये हमारा, और क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, अब किसी टेबल से एक और कैंसिल नहीं हो सकता। तो यही हमारा क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। सी के आने के बाद ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया है। ये देखो हमारा आंसर भी आ गया। अब आते हैं कि सी ने तो एडमिशन ले लिया और नया शेयर ये भी हो चुका है, लेकिन अब सी के आने के बाद ए और बी दोनों ने सैक्रिफाइस किया है कि ए अकेले ने सैक्रिफाइस किया है, उसको कैलकुलेट करने के लिए अब हम यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का जो फॉर्मूला है होता है वो होता है ओल्ड रेशो और माइनस न्यू रेशो। तो सैक्रिफाइस हमेशा ना नया पार्टनर कभी भी नहीं करेगा, हमेशा ओल्ड पार्टनर ही उनकी वर्किंग करनी है। आपको हमेशा याद रखना, न्यू पार्टनर को कभी नहीं लेना है, यहाँ पर हमेशा ओल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाइस करते हैं, किसके लिए, न्यू पार्टनर के लिए। तो पहले हम ए के लिए देख रहे हैं। ओल्ड रेशो ए का क्या है, ओल्ड रेशो है 5 और 3 को ऐड किया था तो 5/8 है ए का ओल्ड रेशो, माइनस न्यू रेशो क्या हुआ, इनको ऐड करो, 15 9 और 8 को ऐड करो, 15 9 और 8 को ऐड करोगे ना तो ये आ जाएगा 32। तो 15/32 हो जाएगा ए का, ये पहला नंबर जो है ना वो ए का है। तो 15/32 हुआ, तो 8 और 32 का एलसीएम ले लिया हमने 32। 8 के टेबल में 32 कितने टाइम्स में जाएगा, ये होगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ, ये जो 5 है ना इसके साथ। तो 4 5 जा 20, तो ये आ गया 20। और सेम 32 को 32 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 में तो 15 आ जाएगा एज इट इज। तो 20 माइनस 15 हुआ ये, तो ये आ गया 5 और 32 एज इट इज डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सेम बी के लिए करेंगे, तो बी का ओल्ड शेयर क्या था, 3/8 था, ये 3/8 माइनस, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू होगा ना तो न्यू क्या है बी का, ये है 9, यह है बी का 9, तो 9/32, क्योंकि इन सबका सम क्या हुआ था, 32 हुआ था। तो 8 और 32 का एलसीएम ले लिया, 32 हो गया। तो 8 के टेबल में 32 कितने टाइम्स में आएगा, 4, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, और 32 के टेबल में 32 1, और 1 का मल्टीप्लाई अगर आप 9 में करते हो तो 9 आ जाता है। तो 12 माइनस 9 हुआ, तो ये आ गया 3, और 32 एज इट इज आ गया। तो आप ये देख रहे हो कि 5/32 ए का आ गया और 3/32 बी का आ गया। तो ये 32 से 32 कैंसिल हो गए, 5:3 आ गया। ये आ गया क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसका मतलब है दोनों ने सैक्रिफाइस किया है,
अब ये ध्यान रखना है केस नंबर 1 जहां नो कंडीशन होगी, नो कंडीशन का मतलब सिर्फ ये इंफॉर्मेशन होगी कि न्यू पार्टनर एक पर्टिकुलर शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमेशा याद रखना जो ओपीएसआर है मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो कितना है 5:3। इतना ही ये 5:3 ही क्या आना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो आना चाहिए। देखो आया कि नहीं आया, हमारा 5:3 आया। तो केस नंबर 1 जहां पर आप लेट प्रॉफिट ₹1 लेकर करते हो ना, वहां पर हमेशा जो ओपीएसआर होगा मींस ओल्ड प्रॉफिट सेविंग रेशो होगा, उतना ही रेशो ना सैक्रिफाइसिंग रेशो का आंसर आना चाहिए। सेम वही आंसर आना चाहिए। अगर ये दोनों आंसर मैच हो रहे हैं तो ये समझ जाओ आपने जितनी भी वर्किंग की है वो बिल्कुल करेक्ट है। और ये इंपॉर्टेंट रूल्स है क्योंकि आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें हमको ना ये अगर रूल्स पता है कि केस नंबर जब हम ये वाली कंडीशन से सॉल्व करते हैं तो जो ओपीएसआर होता है वही क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। और जब हमको ये रूल्स पता होता है ना तो हमको इतनी सब वर्किंग करने की जरूरत नहीं होती है। हम इजिली यही रेशो को क्या ले लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो लेकर, और आगे जो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है ना, जब उसमें हम देखने वाले हैं कि गुडविल का जो ट्रीटमेंट कैसे होता है तो वो ट्रीटमेंट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो वहां पर हमको इतनी सब वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ही हम ओपीएसआर को क्या बना लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो बना लेते हैं और हमारा टाइम सेव हो जाता है। अब आते हैं हम केस 2 में। केस 2 में आते हैं तो केस 2 जो है, देखो केस 1 में कोई कंडीशन नहीं थी। कोई कंडीशन का मतलब केवल सी आया, एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए आया, और इसके अलावा कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं थी। लेकिन यहां तो आप देखो ए और बी पार्टनर हैं, उनका रेशो है 3:2। 3 और 2 को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5, 3/5 हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा। अब कंडीशन यहां फिट कर दी है कि सी ने तो एडमिशन लिया है लेकिन ए सरेंडर करेगा 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब क्या करेगा, ए अपना शेयर का 1/5, और बी सरेंडर करेगा कितना, 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो ये जो केस बन रहा है ना ऑफ हिज शेयर से ही केस 2 बन जाता है। ये ध्यान रखना, ऑफ हिज शेयर अगर मिल गया है, ऑफ हिज शेयर अगर आपको मिला है तो ये केस 2 है आपका। ऑफ हिज शेयर इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, तो आपको ना इसी पैटर्न से इसको सॉल्व करना है। ऑफ हिज शेयर मिल गया तो समझ जाओ केस 2 है ये। और यहां पर कंडीशन दी है कि ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। सी आ रहा है लेकिन कितने पार्ट के लिए आ रहा है ये पर्टिकुलर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। सिर्फ ये लिखा है कि ए ने सरेंडर किया है 1/5 अपने शेयर का और बी ने सरेंडर किया है 2/5 अपने शेयर का। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हमने ओपीएसआर लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया है 3:2, 3/5, 2/5 ए और बी का हो गया, सी इज एडमिटेड। अब ये क्वेश्चन मार्क है कितने शेयर के लिए आया है ये नहीं मालूम है, लेकिन कंडीशन ये मालूम है कि ए सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, ये ऑफ हिज शेयर के कारण ही केस 2 बना है, और बी सरेंडर कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/5 इन फेवर ऑफ सी। ए ने अपने शेयर का 1/5 दे दिया है और बी ने अपने शेयर का 2/5 दे दिया है, किसको, सी को। तो सबसे पहले ए का शेयर देख तो लें कि कितना है। ए का शेयर है 3, ये है ए का शेयर, और इन दोनों को प्लस किया था तो 5 आया था, तो 3/5 है ए का शेयर और बी का शेयर क्या है, 2/5 है। ए ने क्या किया, अपने शेयर का 1/5, तो खुद का शेयर है 3/5 और उसका 1/5 किया, तो 3 बन जा 3 और 5 5 जा 25। ये उठाकर किसको दे दिया, इसने सी को दे दिया है। और बी ने भी क्या किया है, उसका शेयर है 2 और इन दोनों को प्लस किया तो 5 हुआ था, तो 2/5 है बी का शेयर इनटू 2/5। क्यों, क्योंकि बी क्या कर रहा है, 2/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब उसका खुद का शेयर 2/5 है और उसने अपने शेयर का 2/5 ही किसको उठाकर दे दिया है, सी को उठाकर दे दिया है। तो 2/5 उसका शेयर है और इसी का उसने 2/5 किया, तो 4 4 ये हो गया, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 और 5 5 जा 25। ये मिल गया किसको, सी को मिल गया। अब सी को ए ने कितना दिया है, 3/25 दिया है, और बी ने कितना दिया है,
4/25, तो 3/25 ए ने दिया है और 4/25 बी ने दिया है, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे ना तो ये सी का शेयर आ जाएगा। जो है एलसीएम ले लिया हमने कितना 25 और 3 + 4 को ऐड किया तो 7, तो इसका ये मतलब है कि सी जो है वो 7/25 शेयर के लिए इस फर्म में एडमिट हुआ है। अब आते हैं कि ए के रेशोस में क्या चेंजेस आया जब उसने कुछ पोर्शन सी को दिया, मतलब 3/25 उठाकर किसको दे दिया है, सी को दे दिया है, तो ए का शेयर कम हुआ होगा कि नहीं, कम हो गया होगा, क्योंकि देखो पहले इसका था 3/5 था, तो 3/5 था, ये इसका ओल्ड है, इसने 3/25 है ना किसको दे दिया है, सी को दे दिया, तो ये 3/25 से इसका शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 5 और 25 का एलसीएम ले लेंगे हम, आ जाएगा 25, और 5 के टेबल में 25 5 और 5 3 जा 15, और ये आ गया 25 1 जा 25, 1 1 into 3 तो 3, तो ये 15 - 3 = 12/25। ये हुआ ए का शेयर आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। अब ए का शेयर है ना चेंज हो गया, पहले था 3/5 और अब नया शेयर हो गया 12/25। बी का निकालेंगे अब हम सेम, क्योंकि बी का था इसका 2/5 था और इसने 4/25 है ना किसको दे दिया है, सी को दे दिया है, तो 4/25 से इसका शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 2/5 था इसका, उसमें से 4/25 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 और 25 का एलसीएम ले लिया हमने 25, तो 5 5 जा और 5 2 जा 10, और ये आ गया 25 1 जा और 1 into 4 तो 4, तो 10 - 4 = 6/25, तो ये आ गया 6/25 किसका शेयर, बी का शेयर। ये हो गया ए का शेयर, ये हो गया बी का शेयर, ये एज इट इज हमने अरेंज किया, ए का शेयर 12/25, बी का शेयर 6/25 और सी का शेयर ये हो गया 7/25, तो ये 25 से 25 सब कैंसिल हो गए। आंसर क्या बन रहा है, 12 6 और 7, 12 6 और 7 ये हमारा आंसर है। क्या इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अब आप निकालते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हमने अभी आपको बताया हमेशा पुराने पार्टनर ही सैक्रिफाइस करेंगे, न्यू पार्टनर कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। ए का ओल्ड शेयर क्या है, 3 और 2 को प्लस किया था तो 3/5 था, और न्यू शेयर क्या हो गया, 12 6 और 7 को जब प्लस करते हैं तो 25 आता है, तो ए का शेयर हो जाएगा 12/25, तो 12/25 ये आ गया और 3/5 जो उसका ओल्ड है वो हो गया, तो ओल्ड में से न्यू को क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं, तो ये 5 और 25 का एलसीएम लिया हमने 25, तो 5 5 जा और 5 3 जा 15 और 25 1 जा 1 into 12 12, तो 15 - 12 = 3/25, ये आ गया ए का सैक्रिफाइसिंग रेशो 3/25। सेम बी के लिए वर्किंग करेंगे, तो बी का ओल्ड शेयर है 2/5 और न्यू शेयर है 6, अब ये जो है ना 6/25, तो 6/25, तो 5 और 25 का एलसीएम ले लिया, हो गया 25, 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में तो 10 हो जाएगा, और 25 1 जा 25 1 into 6 6, तो 10 - 6 = 4/25। अब 3/25 एंड 4/25 = 3:4, क्योंकि 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो क्या ये रेशो ओल्ड रेशो से मैच हो रहा है, नहीं होगा। ये ध्यान रखना कि केस, हाँ 99% तो नहीं होगा, 1% चांस है कि ये मैच हो जाए, लेकिन 99% ये मैच नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, सिर्फ केस नंबर 1 में ही ये पॉसिबल है, ये इस केस में कि जो ओपीएसआर होता है वही आपका एसआर आना चाहिए, जहां नो कंडीशन होती है, ये बहुत अच्छे से समझ लेना, और बाकी किसी भी केस में 99% मैच नहीं होगा। आप इस केस में देखो 3:2 था ओल्ड, तो एसआर आ रहा है 3:4, चेंज है बिल्कुल। अब आते हैं केस 3, इसके आइडेंटिफिकेशन है, क्वेश्चन में फ्रॉम होगा, फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्ट माइनस करना है। ए एंड बी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3, ये हो गया इनका 5:3। सी इज एडमिटेड एज द न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए,
विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम। अब देखो ये फ्रॉम लिखा हुआ है कि सी ने तो एडमिशन लिया हुआ है, लेकिन उसने 1/10 है ना ए से ले लिया है और 1/10 है ना बी से ले लिया है, तो दोनों में फ्रॉम फ्रॉम है। इसी फ्रॉम से ही आइडेंटिफाई आप कर लेना कि ये केस थर्ड है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ओपीएसआर आप लिख लो ए और बी का। ओपीएसआर है 5:3 मींस 5 प्लस 3 को ऐड किया तो 5/8 और 3/8। सी को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब कंडीशन दी है कि सी टेक्स क्या कर रहा है 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। तो वो 1/10 ए से ले रहा है और 1/10 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। तो जब सी 1/10 ए से लेगा और 1/10 बी से लेगा तो ए और बी के शेयर 1/10 से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ए का न्यू शेयर क्या बनेगा, पहले था 5 और 3 को ऐड किया था तो 5/8 था, उसमें से 1/10 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि 1/10 किसने ले लिया है, सी ने ले लिया है। तो 5/8 में से 1/10 को माइनस किया, फिर 8 और 10 का एलसीएम ले लिया 40, और जब इसको लेकर सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 21/40। सेम बी का ओल्ड शेयर है 3/8, तो 3/8 में से बी से कितना लिया उसने 1/10 लिया, तो इससे भी 1/10 माइनस हो जाएगा, तो 8 और 10 का एलसीएम ले लेंगे हम 40। अब चाहो तो यहाँ 80 भी एलसीएम ले सकते हो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 8 और 10 का मल्टीप्लाई करके आप 80 भी एलसीएम ले सकते हो। हमने 40 लिया हुआ है तो 8 के टेबल में 45 टाइम्स 5 3 जा 15 और 10 के टेबल में 44, तो 4 1 जा 4, तो ये आ गया 11/40। अब हमने यहाँ एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अरेंज किया ए बी सी का। तो ए का न्यू शेयर क्या आ गया 21/40 आ गया, बी का कितना आ गया 11/40 आ गया, और सी का आपको पता है कि कितने 1/5 के लिए आ रहा है, तो ये 1/5 हो जाएगा। अब आप देखो ये 2 के डिनोमिनेटर में 40 है, इसमें 40 नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको भी 40 में कन्वर्ट करना है। तो 5 में ऐसे हम कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये 40 हो जाए, तो 8 का। तो 8 5 जा होता है 40, तो हमने क्या किया 8 का मल्टीप्लाई किया तो 8 से डिवाइड करना है। रूल्स अभी हमने आपको पहले केस में भी बताया था। क्यों करना है, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब ये फाइनल रिजल्ट क्या बना 21 बना, ये 21 बना और ये 8 बना। तो 21 11 और 8, तो 21 11 और 8, क्योंकि ये 40 से 40 पूरे कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ गया इनका एनपीएसआर। क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इसका फॉर्मूला होगा। पहले देखेंगे ए के लिए ओल्ड शेयर क्या है, ए के लिए ओल्ड शेयर है 5 और 3 को ऐड किया था तो 5/8 है। न्यू क्या हो गया 21 11 और 8 को जब आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40, तो 21/40 हो जाएगा ए का। तो 8 और 40 का एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा 40, तो 8 5 जा और 5 5 जा 25 और 40 1 जा 1 इंटू 21 21, तो 25 माइनस 21 इक्वल टू 4/40। सेम बी के लिए, बी का ओल्ड शेयर था 3/8 और न्यू हो गया है 11/40, तो 3/8 में से 11/40 माइनस किया, 40 एलसीएम हो गया, 8 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 11, तो 4/40। तो ये 4/40 ये हो गया, तो 40 से 40 पहले क्या किया हमने, कैंसिल कर दिया, और 4:4 इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, 4 के टेबल से कैंसिल कर दिया, तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, तो ये 1:1 का सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया, जो इक्वली था। आपने देखा था ना 1/10 ए ने सैक्रिफाइस किया था और 1/10 बी ने सैक्रिफाइस किया था, दोनों ने सेम सैक्रिफाइस किया था, इसलिए इक्वल रेशो आ रहा है। और क्या ये रेशो ओल्ड रेशो से मैच हो रहा है, नहीं होगा। 99% तो नहीं होगा, 1% चांस है कि हो जाए। केस 4, केस 4 की आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी केस है। इसमें ओपीएसआर मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों के दोनों दिए होते हैं, तो बस आपको निकालना क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। ए एंड बी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, ये ए और बी का ओल्ड शेयर हो गया।
सी को एडमिट किया इन्होंने, और एबीसी जब तीनों हो गए तो नया रेशो है 5:3:2। ये एनपीएसआर हो गया आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, और ये ओपीएसआर हो गया जब ए और बी पार्टनर थे। तो ओपीएसआर आपके क्वेश्चन में ए और बी का दिया है 3:2, एनपीएसआर ए बी सी आफ्टर एडमिशन ऑफ सी ये दिया 5:3:2, वो लिख लिया हमने। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड माइनस न्यू। तो ए के लिए पहले हम देखेंगे ओल्ड रेशो क्या है। ओल्ड रेशो है 3 और 2 को प्लस कर लिया तो 5 हो गया, तो 3/5 हो गया ए का। और बी का क्या है, सॉरी नया क्या है, 5, 3 और 2 को ऐड किया तो 5, 3 और 2 को प्लस किया हमने, तो 5, 3 और 2 को प्लस करने के बाद होता है 5/10, तो ये 5/10 हो गया। 3/5 ओल्ड हो गया और 5/10 न्यू हो गया। तो 5 और 10 का एलसीएम लिया हमने यहाँ पर, 10 हो गया। 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 में तो 2 3 जा 6 हो गया। और फिर 10 के टेबल में 10 वन टाइम, 1 का मल्टीप्लाई किया 5 में तो ये आ गया 5, और 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/10। सेम ऐसे ही बी के लिए करना है। बी का ओल्ड शेयर है 2/5 और नया हो गया है 3/10, तो 2/5 में से 3/10 किया तो ये भी आ गया 1/10। तो यहां सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया 1:1। तो चारों केस के आइडेंटिफिकेशन अच्छे से याद रखें। पहले केस की आइडेंटिफिकेशन होगी नो कंडीशन, सेकंड में ऑफ शेयर, थर्ड में फ्रॉम, और फोर्थ में क्या होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों दिए रहेंगे। अब आते हैं हमारा सेकंड एडजस्टमेंट है जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड है। क्योंकि जब कोई न्यू पार्टनर को फॉर्म में एंट्री दी जाती है तो उसके लिए पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। तो अब यहां पर न्यू पार्टनर के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुडविल का ना कुछ अमाउंट है ना कंपनसेट करे, किसके लिए, जो उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके लिए। तो ये जो पूरा टॉपिक है वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का है। अभी हम समझ लेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट हमको करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जब कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में एंट्री लेगा तो वो एक तो कैपिटल का कुछ पैसा और कुछ पैसा गुडविल के फॉर्म में फॉर्म को ले जाकर पे करेगा। तो इसमें क्या होता है, पहला कि अगर वो अपने साथ है ना गुडविल का कुछ अमाउंट है ना लेकर आया है लेकिन वो उसका यूज प्राइवेटली है, मींस प्राइवेट के लिए है, तो इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेगी फर्म, क्योंकि फर्म में कोई भी पैसा कैश फॉर्म में नहीं आया है। उसने वो पूरा का पूरा जो गुडविल है वो पर्सनल था, और वो किसको पे किया गया है, पार्टनर्स को पे किया है। कौन से, ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेट में। तो उसके लिए फर्म है ना कोई भी एंट्री नहीं बनाएगी, क्योंकि ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, और जनरली ये इसके एक भी केस आपको ना क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। अब when the new partner pay his share of goodwill in cash, जब वो है ना गुडविल का ना कुछ अमाउंट है ना कैश में लेकर आता है, कैश में लेकर आता है और फर्म को देता है, तो फिर फर्म के पास कैश आता है तो फर्म उसके लिए ना कुछ जर्नल एंट्रीज बनाती है। बहुत ध्यान से देखना, फर्म 5 जर्नल एंट्री पर ही पूरा ये चैप्टर है ना समझ में आ जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। 5 जर्नल एंट्री कौन कौन सी बनाती है फर्म, वो देखते हैं। फर्स्ट है हमारा जो केस कि अगर न्यू पार्टनर है ना अपने शेयर की कैपिटल और गुडविल कैश फॉर्म में लाकर फॉर्म को दे रहा है, तो फॉर्म के पास क्या आएगा, कैश आएगा। व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्म डेबिट कर लेगी। और हु इज गिवर, वो दे रहा है न्यू पार्टनर, क्या दे रहा है फॉर्म को, कैपिटल दे रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहा है। तो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, सपोज करो सी है तो सी कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगा और टू प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आएगा। हम यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने 2000 रुपीज है ना कैपिटल लाकर दिया है फॉर्म को और 1000 रुपीज का गुडविल लाकर दिया है। यह हमने एक एग्जांपल ले लिया है। तो फर्म के पास कितना कैश आ गया, 3000 रुपीज आ गया है। अगर न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आता है तो दोनों का अमाउंट प्लस होकर कैश में चला जाएगा। ये भी सिचुएशन हो सकती है कि न्यू पार्टनर है ना अपने साथ कैपिटल ना ला पाए लेकिन गुडविल लाकर दे,
तो सिर्फ है ना 1,000 रुपए ही डेबिट होगा, क्योंकि उसने कैपिटल का अमाउंट लाकर नहीं दिया है, लेकिन गुडविल का अमाउंट लाकर दिया है, तो भी आपको ये एंट्री बनानी है। लेकिन यहां पर फिर है ना जो सी का कैपिटल अकाउंट है वो कैंसिल कर देंगे, वो नहीं आएगा। फिर एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्यों, क्योंकि सिर्फ वो गुडविल लाकर दे रहा है। और ये भी हो सकता है कि गुडविल ना लाए, कैपिटल बस लाकर दे रहा हो, तो ये भी तो हो सकता है। तो फिर उस कंडीशन में प्रीमियम फॉर गुडविल का नाम नहीं आएगा। तो फिर एंट्री में कैश कितने से डेबिट होगा, फिर 2,000 रुपए से डेबिट होगा, 2,000 रुपीज से डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट एंट्री तो बनेगी टू न्यू पार्टनर मीन सीज कैपिटल अकाउंट 2,000 है। तो ये ध्यान रखना कि अगर न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आ रहा है तो भी आपको ये एंट्री बनानी है। दोनों में से कुछ एक भी लेकर आ रहा है तो भी आपको ये एंट्री बनानी है। फर्स्ट नंबर की एंट्री बनेगी, दोनों में से अगर कुछ भी लेकर आएंगे। अब सेकंड नंबर की एंट्री बहुत ध्यान से सुनना, ये कंपलसरी एंट्री है। ये एंट्री कंपलसरी है कब, कि न्यू पार्टनर अगर अपने साथ है ना गुडविल का कोई ना कोई अमाउंट लेकर आया है, तो आपको वो गुडविल का अमाउंट है ना, जो भी उसके लिए सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ये फॉर्म करेगी ट्रांसफर, लेकिन कौन सी अमाउंट, जो कि न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल का लेकर आया है। उसने कितना गुडविल का अमाउंट लेकर आया, 1,000 रुपीज। तो ये 1,000 रुपीज है ना उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी, सॉरी क्रेडिट होगी, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशोस में जाएगी ये जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो एंट्री बन जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 1,000 रुपीज जो वो गुडविल का अमाउंट लेकर आया था ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये कंपलसरी एंट्री है। कब होगी, जब न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल का अमाउंट लाकर देता है। तो सेकंड नंबर की एंट्री तो कंपलसरी है, होगी ही होगी। और किस रेशो में होगी, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जितनी भी अमाउंट गुडविल का लेकर आएगा वो पूरी की पूरी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कौन से पार्टनर के, जो उसके लिए सैक्रिफाइस करेंगे उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। थर्ड एंट्री जो है वो ऑप्शनल है। ये एंट्री ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है कि अगर आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है तो ही आपको ये वाली एंट्री करनी है, थर्ड वाली, अदरवाइज ये एंट्री नहीं होगी। क्या होता है, ये न्यू पार्टनर है ना अपने साथ अगर गुडविल का अमाउंट लाया है तो सेकंड तो कंपलसरी है, लेकिन थर्ड जो है वो ऑप्शनल है। कब, जब क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हो कि गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर विथड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर जो गुडविल का अमाउंट न्यू पार्टनर लेकर आया है, अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उस अमाउंट को विड्रॉल करके ले जाएंगे, फॉर्म से निकाल कर ले जाएंगे, तो ही आपको ये एंट्री बनानी है। अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तभी आपको ये एंट्री करनी है। और ये एंट्री भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही विड्रॉल किया जाता है। गुडविल का जितना भी अमाउंट होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही विड्रॉन किया जाएगा। और ये एंट्री क्या बनेगी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करवा लेंगे अपना डेबिट, क्योंकि वो गुडविल का अमाउंट फर्म से निकालकर ले जा रहे हैं और अपने कैपिटल अकाउंट को कम कर रहे हैं। टू कैश, सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गई है, यहां पर आएगा कैश, टू कैश और बैंक। अगर कैश फॉर्म में लेकर आया है तो टू कैश हो जाएगा, बैंक फॉर्म में लेकर आया है तो टू बैंक हो जाएगा। तो ये एंट्री कंपलसरी है, सेकंड वाली, और थर्ड वाली ऑप्शनल है। तीनों एंट्री समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं हम फोर्थ एंट्री में। फोर्थ एंट्री कब बनती है, ये ध्यान देना कि जब न्यू पार्टनर है ना अपने साथ क्या करता है, कैपिटल तो लेकर आ रहा है, लेकिन अगर सपोज करो ये इसका अमाउंट ना लेकर आए गुडविल का, तो फिर क्या होगा। तो फिर उस कंडीशन में आपको करनी पड़ेगी एंट्री नंबर 4। ये एंट्री कब होगी, जब वो अपने साथ गुडविल लाएगा, और गुडविल लाएगा और उस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विड्रॉन करके ले जाएंगे, तभी ये एंट्री नंबर 2 और थर्ड होगी, अदरवाइज नहीं होगी।
लेकिन एंट्री नंबर जो 4 है ये कब बनती है कि जब न्यू पार्टनर है ना अपने साथ ये प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नहीं ला पाता है, केवल सिर्फ कैपिटल का अमाउंट लेकर आ रहा है लेकिन वो गुडविल का अमाउंट नहीं ला पा रहा है, तो फर्म को फिर ये वाली एंट्री करनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में फिर है ना सेकंड एंट्री नहीं बनेगी और उस कंडीशन में थर्ड एंट्री नहीं बनेगी। उस कंडीशन में सिर्फ फोर्थ एंट्री बनेगी इफ न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल। अनेबल टू ब्रिंग का मतलब है कि वो अपने साथ है ना गुडविल का अमाउंट नहीं ला पा रहा है। अब नहीं ला पा रहा है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसके लिए फर्म बनाती है न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करवाएगी कि भैया आप इतना पैसा नहीं लेकर आ रहे ना, तो अपना कैपिटल अमाउंट डेबिट कर लो, क्योंकि हमें तो इतना पैसा, क्योंकि जो पार्टनर तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करेंगे उनको तो उतना पैसा देना ही पड़ेगा फर्म को। तो तुम्हें अपना कैपिटल अकाउंट जितनी अमाउंट की तुम गुडविल नहीं ला पा रहे हो उतने अमाउंट से क्या करो, तुम अपना कैपिटल अकाउंट डेबिट कराओ, मींस कम करा लो। तो वो कितने रुपए से कम होगा, कितने अमाउंट से कम होगा, उसके लिए हम आगे देखेंगे। हमारे पास है इलस्ट्रेशन जिनसे समझ में आ जाएगा कि ये एंट्री कैसे होती है और कितने अमाउंट से होती है, कैसे यहाँ पर हम गुडविल का अमाउंट फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद एंट्री बनाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये एंट्री भी सैक्रिफाइसिंग रेशोस में होगी। तो एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, ये तीनों एंट्री है ना आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही करनी पड़ती है। और ये एंट्री क्या बनी है आपकी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं इसके बाद जो फिफ्थ नंबर की एंट्री है, लास्ट एंट्री, ये होता है एपियर गुडविल के लिए। न्यू पार्टनर है ना, कई बार क्या होता है कि अपने साथ गुडविल ले आया तो आपने सेकंड नंबर की कंपलसरी एंट्री कर दी। थर्ड ऑप्शनल है, अगर क्वेश्चन में विड्रॉन लिखा है कि जो भी न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल ला रहा है वो विड्रॉन करके ले जाएगा, कौन, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो थर्ड नंबर हो गई। लेकिन अगर गुडविल नहीं ला पाया है तो फिर उस कंडीशन में सेकंड एंट्री नहीं होगी, थर्ड नहीं होगी। अब जो फिफ्थ नंबर की एंट्री है बिल्कुल डिफरेंट है। ये एंट्री होती है एपियर गुडविल। एपियर गुडविल का मतलब है कि ए और बी, सपोज करो दो पुराने पार्टनर हैं, 5 साल हो गए इनको अपनी फर्म चलाते हुए। आफ्टर 5 ईयर इन्होंने सी को एडमिशन दिया है। तो 5 साल से इन्होंने क्या चलाई है, फर्म चलाई है, तो मार्केट में कोई ना कोई तो पोजीशन बना ली होगी। तो जब इन्होंने अपनी कोई ना कोई पोजीशन बना ली होगी तो कुछ ना कुछ तो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ होगा। तो अगर मान लीजिए कि इनकी 50,000 रुपीज की गुडविल का वैल्यूएशन जब करवाया तो 50,000 रुपीज की गुडविल मिली इस पुरानी फर्म में जब ए और बी वर्क करते थे। तो इस 50,000 रुपीज की गुडविल में किसको हक मिलेगा? हक मिलेगा सिर्फ ओल्ड पार्टनर को। ये ध्यान रखना है आपको। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ये क्या करेंगे, जितना भी एपियर गुडविल है, एपियर का मतलब जो कि ए और बी ने मिलकर बनाई है, जिसमें सी का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, उसमें हक सिर्फ किसका है, ए और बी का है। तो उसमें सी को शेयर बिल्कुल भी नहीं देना है, पूरा का पूरा शेयर जो होगा वो ए और बी का होगा। तो ए और बी ही इस गुडविल के अमाउंट को क्या करते हैं, फर्म से निकाल कर ले जाते हैं। तो इससे वो अपना कैपिटल अकाउंट क्या करवा लेंगे, डेबिट करवा लेंगे। और किस रेशो में ये निकाल कर ले जाएंगे ये गुडविल का अमाउंट, ओल्ड रेशो में। ये ध्यान रखना है आपको, ओल्ड रेशो में ही गुडविल का अमाउंट विड्रॉल किया जाएगा। और टू गुडविल के नाम से ये फर्म के पास से ये एसेट्स क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए फर्म ने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये 5 एंट्री अगर आपको समझ में आ गई है तो हमारे जो एग्जाम्पल है वो और समझ में आ जाएंगे और अच्छे से अब क्लियर कर देते हैं इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको कि कैसे कब कौन से नंबर की एंट्री बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। ऑन दैट डेट दे एडमिट कर रहे हैं वो सी को 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए यहाँ सी आ रहा है। और आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, ए बी सी का जो नया रेशो होगा वो होगा 3:1:1। आप ये पहले तो ये बताओ कि यहाँ पर कंडीशन कौन सी लगी, केस हमने 4 केस पढ़े हैं। फर्स्ट केस में नो कंडीशन थी, सेकंड केस में ऑफ शेयर था, थर्ड केस में फ्रॉम था और फोर्थ केस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों दिए थे।
तो यहां पर आप देखोगे तो ओपीएसआर भी दिया है आपको और आफ्टर एडमिशन ऑफ सी एनपीएसआर भी दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है। तो ये केस नंबर 4 हो गया। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि हमें जरूरत है सैक्रिफाइसिंग रेशो की। जब तक हम ये सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकालेंगे ना, तब तक हम एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी जो सेकंड नंबर की एंट्री है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही ट्रांसफर होती है। तो इस एंट्री को करने के लिए हमें ना सैक्रिफाइसिंग रेशो सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए वो जो 4 केस हैं उनको तो अच्छे से तैयार कर लेना। उन्हीं 4 केस में से एक केस आपके क्वेश्चन में लगता है, जनरली 90% तो लगता है। अब आते हैं ओपीएसआर, आपके क्वेश्चन में है 1:1, सॉरी 2:1, ओपीएसआर है 2:1। ये हमने लिख लिया। आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, जब सी आ गया तो एनपीएसआर, अब नंबर ऑफ पार्टनर हो गए 3, एनपीएसआर हो गया 1:1, सॉरी 3:1:1। ये हमने यहां लिख लिया। एसआर का फॉर्मूला पुट किया, ओल्ड माइनस न्यू। तो पहले हमने ये हमेशा याद रखना, सैक्रिफाइस कौन करेगा? जो ओल्ड पार्टनर होंगे वही सैक्रिफाइस करेंगे, न्यू पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करेगा। तो ए का ओल्ड शेयर हो गया, 2 + 1 को ऐड किया तो हो गया 3, तो 2/3 हो गया। न्यू हो गया 3 + 1 + 1, तो 3/5 हो गया। एलसीएम ले लिया, 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15। तो 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, और 5 के टेबल में 15 3, तो 3 3 जा 9, तो 10 - 9, तो ये आ गया 1/15। सेम ऐसे ही हमने बी का किया, बी का हो गया पुराना 1/3, ओल्ड शेयर हो गया 1/3, न्यू हो गया 1/5, एलसीएम ले लिया 15, 5 - 3 तो 2। हाँ, ये ध्यान रखना, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहां पर 2/15 हुआ, 2/15 और 1/15, तो ये हो गया आपका 1/2 हो गया। और क्योंकि ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, और यहां होगा 1 और 2 का रेशो, तो 1:2 हो गया। अब इसके बाद हमने ये सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड कर लिया है। अब आते हैं हम जर्नल एंट्री पर। अब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सी जब फॉर्म में एडमिट हुआ तो वो अपने साथ क्या क्या लेकर आया। कैपिटल लेकर आया 1 लाख रुपीस की, और 21,000 रुपीस की क्या लेकर आ रहा है? प्रीमियम। प्रीमियम मींस गुडविल लेकर आ रहा है। दोनों चीज लेकर आ रहा है, और दोनों चीज लेकर आएगा तो एंट्री नंबर 1 तो बनेगी, और अगर गुडविल लेकर आया है तो एंट्री नंबर 2 इज कंपलसरी, वो होगी। और एंट्री नंबर 1 क्या है? फर्म के पास कैश आ रहा है, ठीक, और सी ने अपना कैपिटल कितना लेकर आया है? 1 लाख रुपीस का, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आया? 21,000। तो कैश कितने से डेबिट हो जाएगा? 1,21,000 से। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर मीन सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर वो अपने साथ गुडविल का अमाउंट लाया है तो एंट्री नंबर 2 इज कंपलसरी, और थर्ड नंबर की एंट्री ऑप्शनल थी, आपको बताया था। थर्ड नंबर की एंट्री कब बनेगी? जब ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के द्वारा जितनी भी गुडविल लाई गई है उसको विड्रॉन करके ले जाने की बात कहें, तभी आपको थर्ड नंबर की एंट्री करनी है, अदरवाइज थर्ड नंबर की एंट्री नहीं करनी है। फोर्थ नंबर की एंट्री अनेबल पर बनती है, जब न्यू पार्टनर है ना अपने साथ गुडविल का कोई भी अमाउंट नहीं लाता है, या कुछ अमाउंट लाता है, कुछ नहीं ला पाता है, जितनी अमाउंट के लिए वो अनेबल होगा तभी आपको एंट्री नंबर 4 करनी है, अदरवाइज एंट्री नंबर 4 नहीं करनी है। तो आपको सेकंड नंबर की एंट्री जो है वो कंपलसरी थी, और सेकंड नंबर की एंट्री क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 रुपीस लेकर आया। किसको ट्रांसफर होगी? जो भी सैक्रिफाइस करेगा पार्टनर, किसके लिए? न्यू पार्टनर के लिए, मतलब सी के लिए। तो आपने यहां देखा ए और बी दोनों ने सैक्रिफाइस किया है 1:2, इसलिए ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ये क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। किस रेशो में? जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशो आया है 21,000 को 1:2 में 1 + 2 = 3, 1/3 एंड 2/3 में हमने ए और बी को क्या कर दिया? शेयर कर दिया। ये अब और अच्छे से देख लेते हैं कि अभी तो हमने देखा कि सिर्फ 2 ही एंट्री बनी। अब हमने एक और एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म है ना पूरी पांचों एंट्री जो अभी हमने सीखी है वो इसमें बन रही है। आप देखो, X and Y आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, 3:2 का है। जेड को एडमिट कर रहे हैं 1/5 के लिए। गुडविल वो 50,000 रुपीस की गुडविल है फॉर्म के पास। देखो फॉर्म
हैज बीन वैल्यूड, मतलब फर्म की जब एडमिशन हुआ किसका, जेड का, तो उस समय फर्म ने इस गुडविल का वैल्यूएशन किया तो उसकी जो वैल्यू आई वो 50,000 रुपीज आई। जेड को इसमें से पूरा पैसा लेकर आना था, लेकिन जेड है ना ब्रिंग्स इन ओनली 60% ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, केवल 60% ही 50,000 में से लेकर आ रहा है। 50,000 रुपीज की गुडविल जेड को लानी थी, लेकिन जेड उसका केवल 60% पोर्शन ही लाकर क्या कर रहा है, दे रहा है। तो 40% क्या हो गया, वो अनेबल हो गया। 60% लेकर आ रहा है तो एंट्री नंबर 1 बन गई, एंट्री नंबर 2 बन गई, और 40% जो नहीं ला पा रहा है उसके लिए एंट्री नंबर 4 बन गई, अनेबल वाली। तो वो भी ध्यान रखना है, जो अमाउंट लेकर आया है तो उसके लिए आप एंट्री नंबर 1 और सेकंड बनाओगे, और जो अमाउंट नहीं ला पा रहा है उसके लिए एंट्री नंबर 4 बनाओगे। और 2 लाख रुपीस का वो क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है, तो एंट्री नंबर फर्स्ट और सेकंड तो बननी बननी है। चलिए हम बनाते हैं पहले यहां पर, क्योंकि वो चेक के थ्रू अपना पूरा अमाउंट लेकर आया है, इसलिए हमने कैश के प्लेस में यहां पर क्या कर दिया, बैंक कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो सी कैपिटल में कितनी लेकर आ रहा है, 2 लाख रुपीस, ये क्वेश्चन में दिया है। 50,000 रुपीस की गुडविल में 60% लेकर आ रहा है, मींस 30,000, तो वो 30,000 हो गया। तो टोटल कैश कितना आया, टोटल चेक कितने का आया, 2,30,000 का, वो हमने डेबिट कर दिया। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है तो ये एंट्री कंपलसरी है, ये तो आपको करनी करनी है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में जाएगी ये जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो अब बताओ कि हमने 4 केस पढ़े हैं, 4 केस में से फर्स्ट नंबर का केस लगा, सेकंड नंबर लगा, थर्ड नंबर लगा या फोर्थ नंबर लगा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशोस निकालोगे। तो यहां पर सिर्फ ये इंफॉर्मेशन थी कि जेड जो है वो 1/5 शेयर के लिए आया है, और कुछ भी मेंशन नहीं था, ना तो आपके क्वेश्चन में ऑफ शेयर दिया है, ना फ्रॉम दिया है, ना ओपीएसआर और एनपीएसआर दिया है, तो केस नंबर 1 लग गया। और केस नंबर 1 में एक खास बात आपको मैंने बताई थी कि जो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, ये जो दिया ना 3:2, यही ओपीएसआर है, यही क्या बन जाता है, केस नंबर 1 में ये हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाता है। यहां पर आपको ना वो उतनी वर्किंग है ना, लेट बी फर्म्स प्रॉफिट ₹1 और फिर उसको सॉल्व करो, इतना बड़ा हमको अब झंझट नहीं पालना है। हमको बस वो रूल्स याद रखना है कि केस नंबर 1 लगेगा तो आपको जो ओपीएसआर दिया होगा वही आपको एसआर ले लेना है, और हमारा टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और डायरेक्ट हम एंट्री बना सकते हैं। 3:2 आ रहा है, इसका मतलब एक्स भी सेक्रीफाइस कर रहा है और वाई भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसलिए एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट में ये 30,000 रुपीज है ना, इस रेशो में ट्रांसफर कर दिया, इनको प्लस कर लिया, 3 और 2 को प्लस किया तो हो गया 5, तो 3/5 एंड 2/5 करके हमने 30,000 रुपीज को क्या कर दिया, शेयर कर दिया। तो ए को मिल गए 18,000 और बी को मिल गए 12,000। अब आते हैं इसके बाद, जो वो 40% शेयर जो है वो गुडविल का नहीं ला पाया, 40% पोर्शन नहीं ला पाया था ना, तो आपको एंट्री नंबर कौन सी बनानी है उसके लिए, एंट्री नंबर बनानी है आपको अनेबल वाली। तो अनेबल वाली एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर को उतना पोर्शन तो लाकर देना ही पड़ता है, उसके लिए उसे अपना कैपिटल अकाउंट क्या करवाना पड़ेगा, उतने पोर्शन से डेबिट करवाना पड़ेगा। उसकी 2 लाख रुपए की कैपिटल आ रही थी तो इससे उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, लेकिन वो 40,000 रुपीज, सॉरी 40 नहीं, 50,000 का 60% तो लेकर आ गया, तो बचा कितना, 20,000 रुपीज वो लेकर नहीं आया। उसने 2 लाख रुपीज की कैपिटल लेकर आई, तो 2 लाख रुपीज से उसने अपना कैपिटल अकाउंट क्या करा लिया, क्रेडिट करा लिया। लेकिन 20,000 रुपीज जो 40% ऑफ 50,000 इक्वल टू क्या होता है, 20,000 रुपीज से तो उसे अपना कैपिटल अकाउंट क्या करवाना पड़ेगा, डेबिट करवाना पड़ेगा ना। तो आज कहने का मतलब उसकी जो कैपिटल 2 लाख रुपीज से क्रेडिट हुई, जो वो अपने साथ लेकर आया, लेकिन इतना अमाउंट जो गुडविल का है वो नहीं लेकर आ पाया, तो उससे उसकी कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई। तो 2 लाख की कैपिटल थी, 20,000 रुपीज गुडविल से जो नहीं ला पा रहा है, तो अब उसकी कैपिटल कितनी हुई, उसकी कैपिटल हुई 1,80,000। कैपिटल अकाउंट डेबिट,
जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि उसको अपना 20,000 रुपीज जो उसने पे नहीं किया है, उससे अपना कैपिटल अकाउंट क्या करवाना पड़ेगा? डेबिट करवाना पड़ेगा। और टू एक्स एंड वाई जो उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। एंट्री नंबर सेकेंड, एंट्री नंबर थर्ड और एंट्री नंबर फोर जो हमने अभी आपको समझाई थी नंबरिंग में, उसमें यह ध्यान रखना है कि आपको जो यूज करना है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो का ही यूज करना है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो किस रेशो में ट्रांसफर होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो यही 3:2 होगा। अब आते हैं इसके बाद, ये एंट्री तो समझ में आ गई कि वो अपने साथ कैपिटल लेकर आ रहा है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने जो भी उनके लिए सैक्रिफाइस कर रहे थे उस पार्टनर के लिए उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी। और ये 20,000 रुपीज का जो गुडविल का अमाउंट नहीं ला पा रहा था, लाना था उसको 50,000 रुपीज, केवल 60% लेकर आ रहा है, मींस 30,000 लेकर आ रहा है, 20,000 नहीं ला पा रहा है, तो उसके लिए अनेबल वाली एंट्री बना दी हमने। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहां पर कि गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर, जो भी न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल लाया है ना, वो विड्रॉन करके ले जाएंगे कौन? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो आप ये बताओ कि 50,000 रुपीज की गुडविल में 60% पोर्शन ला रहा है, वो 30,000 रुपीज लेकर आया है, 20,000 नहीं लाया, तो नहीं लाया उसके लिए हमने अनेबल वाली एंट्री बना ली। लेकिन जो 30,000 रुपीज लेकर आया है वो कहां ट्रांसफर हो चुकी है? वो ट्रांसफर हो चुकी है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब ये पार्टनर है ना, एक्स और वाई, नहीं चाहते हैं कि ये जो अमाउंट है ये फर्म में रहे। इस अमाउंट को हम लोग निकाल कर फर्म से ले जाना चाहते हैं। तो जब अगर वो विड्रॉन करके ले जाएंगे तो हमें एंट्री नंबर थर्ड बनानी है, जो कि आपको प्रीवियस जर्नल एंट्रीज में समझाई गई है। तो अब आते हैं हम एंट्री नंबर थर्ड में, और एक वाली एंट्री बनाएंगे। और एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एपियर गुडविल दी है, और एपियर गुडविल के लिए हम एंट्री नंबर 5 बनाते हैं, फिफ्थ नंबर की एंट्री बनाते हैं। और एपियर गुडविल अभी आपको समझाया है। एपियर गुडविल कौन क्रिएट करता है? वो करते हैं ओल्ड पार्टनर, जो एक्स और वाई है। तो इस गुडविल में ना एक्स और वाई का ही शेयर होगा। इस 30,000 रुपीज की गुडविल को वो विड्रॉन करके फॉर्म से ले जाएंगे। तो अब हमें ना दो एंट्री और बनानी है। एक तो जो वो अपने साथ गुडविल का अमाउंट लेकर आया है 30,000 रुपीज, उसको विड्रॉन करने की बात कर रहे हैं। और जो एपियर गुडविल पड़ी हुई है, फॉर्म के पास पहले से है गुडविल, इसको विड्रॉन करके ले जाएंगे कौन? ओल्ड पार्टनर। इसको ओल्ड पार्टनर विड्रॉल करके ले जाते हैं ओल्ड रेशो में। और इस वाली गुडविल को सिर्फ उन्हीं का हक होता है जो उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहा होता है। किसके लिए? न्यू पार्टनर के लिए। तो सैक्रिफाइस भी दोनों कर रहे हैं, इसलिए दोनों के दोनों इस 30,000 रुपीज वाली गुडविल को विड्रॉन करके ले जाएंगे। और एपियर गुडविल भी 30,000 रुपीज की है, तो इस अमाउंट को भी विड्रॉल करके ले जाएंगे एक्स और वाई। लेकिन ये वाली गुडविल जो है ये ओपीएसआर रेशो में विड्रॉन होगी, और ये वाली जो गुडविल है, मींस ये वाली जो गुडविल है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में विड्रॉन होगी। दोनों में डिफरेंस समझ लेना। जो भी न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो विड्रॉन हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में विड्रॉन होगी, और जो एपियर गुडविल होती है वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में विड्रॉन होगी। अब दो एंट्री हमारी और बची हैं, 4 नंबर और 5th नंबर, उनको हम बनाते हैं। 4th नंबर की एंट्री क्या बोल रही है कि जो 30,000 रुपीज जो था अमाउंट, जो वो अपने साथ गुडविल का लेकर आया था, उसको एक्स और वाई है ना फॉर्म में नहीं रखना चाहते, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो ये एक्स और वाई ना 18,000 और 12,000 रुपीज जो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो है, उस रेशो में ना ये विड्रॉन करके ले जा रहे हैं। इससे अपना कैपिटल अकाउंट डेबिट करा लेंगे और फॉर्म से कैश चला जाएगा। चेक फॉर्म में लेकर आया था इसलिए हमने यहां पर बैंक लिखा है, अगर कैश फॉर्म में लेकर आएगा तो यहां कैश हो जाएगा। और ये एंट्री नंबर 5th है जो एपियर गुडविल से रिलेटेड है। एपियर मींस जो फर्म के पास पहले से थी, जो एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर ने बनाई है, तो उस गुडविल को वो क्या कर रहे हैं? विड्रॉन करके ले जा रहे हैं। और उस गुडविल का अमाउंट भी कितना है? 30,000 है। ये उस समय की गुडविल है जब जेड फॉर्म में नहीं आया था, उसके पहले एक्स और वाई ने बनाई हुई थी।
और इस गुडविल को ओपीएसआर रेशो में क्या करेंगे ये लोग, विथड्रॉन करके ले जाएंगे। और ओपीएसआर भी क्या है, 3:2 है, और एसआर भी क्या है, 3:2 है, दोनों सेम है। अगर मान लो दूसरा कोई क्वेश्चन होता और यहाँ 1:1 होता तो ये 1:1 में जाती एसआर में, और ये 3:2 में जाती। अगर ओपीएसआर 3:2 होता तो ये ओपीएसआर में जाती, और अगर एसआर आपके क्वेश्चन में 1:1 होता तो ये उस रेशो में विथड्रॉन होती। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो अगला एडजस्टमेंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये इसका बहुत डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अगर इसका डिटेल आप पढ़ना चाहते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उनके प्रोविजंस को देखना चाहते हैं कि कैसे उनका प्रोविजन किया गया था, तो आप प्रीवियस वीडियो जो मेरा है वो उसको जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का कैसे करेंगे। तो उनके लिए कुछ जर्नल एंट्री है। जर्नल रिजर्व, जो भी फर्म का प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पोर्शन फर्म है ना अलग से निकालकर सिक्योर करती है। प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर ये अमाउंट फर्म की बुक्स की लायबिलिटी साइड है तो फर्म के पार्टनर क्या करते हैं, जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री लेता है तो इस अमाउंट को वो अब फर्म में नहीं रखना चाहते हैं। नहीं रखना चाहते हैं इसका मीनिंग है कि ये फर्म की बैलेंस शीट से हटा देंगे। हटा देंगे मींस अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करवा लेंगे। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्रेडिट बैलेंस है, मींस जो प्रॉफिट को शो कर रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट में अगर कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, तो ये अमाउंट मिलेगा आपको लायबिलिटी साइड, तो ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर को इसमें एक भी शेयर नहीं देना है आपको। और किस रेशो में ट्रांसफर होगा, ये ओल्ड रेशो में। अगर कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में, और अगर कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएट है तो कैपिटल अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए एंट्री क्या बन गई फर्म की बुक में, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और किस रेशो में शेयर करेंगे आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओल्ड रेशो में। अगर इन केस फर्म की बैलेंस शीट में कोई लॉस है, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो ये तो लायबिलिटी में मिलेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो ये कहां मिलेगा, ये मिलेगा एसेट साइड। तो ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर लॉस दिया है तो जस्ट इसी की अपोजिट एंट्री बनानी है। लॉस में फर्म की बुक में दो लॉसेस मिलते हैं जनरली, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मिलेगा जो एसेट साइड में होगा, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे जिनको हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से भी दिया जा सकता है आपके क्वेश्चन में, ये भी आपको एसेट साइड में ही मिलेगा। अगर ये दिए हुए हैं तो इन अमाउंट को भी पार्टनर फर्म में नहीं रखना चाहेंगे, मींस जो बैलेंस शीट होगी नई वाली उसमें इन दोनों अमाउंट को भी वो नहीं शो करना चाहेंगे। तो इस अमाउंट को भी वो क्या करते हैं, ले जाते हैं निकाल कर, और ले जाते हैं मतलब एक लॉस है तो इनसे पार्टनर का जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और किस रेशो में डेबिट हो जाएगा, ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है जो आपको एसेट साइड मिल रहा है, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी आपको एसेट साइड मिलेगा। अब हम इसका एक एग्जांपल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ABC आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2, मींस 5 + 3 + 2, तो 5/10, 3/10 और 2/10। फर्म हैज 30,000 रुपीज का जनरल रिजर्व है फर्म के पास, 60,000 रुपीज का प्रॉफिट एंड लॉस है, क्रेडिट बैलेंस बताया गया है मींस प्रॉफिट है,
और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये एक लॉस होता है, ये है 20,000 रुपीज का। तो फर्म के पास है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। तो एंट्री क्या बन गई, जनरल रिजर्व है तो वो डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये किसको मिलेगा, फर्म के जो पुराने पार्टनर हैं, और पुराने पार्टनर है एबीसी। तो एबीसी को ये ओल्ड रेशो में क्या हो जाएगा, इनका ओल्ड रेशो है 5:3:2 में शेयर कर देना है। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट है 30,000 रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 60,000 रुपीज, तो हो गया 90,000। 90,000 को आप 5+3+2 में शेयर करेंगे तो 5/10 होगा 45,000, 3/10 करेंगे तो होगा 27,000 और 2/10 करेंगे तो होगा 18,000। और फर्म के पास ये लॉस था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है, तो यहां पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उनका कैपिटल अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है, एक लॉस होने के कारण ये क्रेडिट हो जाएगा, ये फर्म की बुक से हट जाएगा। और ये इसका अमाउंट है 20,000 रुपीज। इसको भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मींस 5:3:2 में ही शेयर करेंगे पार्टनर। तो 5:3:2 में 5/10 किया तो 10,000 आ गया, 3/10 किया तो 6,000 आ गया, और 2/10 किया तो 4,000 रुपीज आ गया। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। क्या होता है, जब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं और लायबिलिटी हैं उनका रीवैल्यूएशन करवाना पड़ता है, जिसके लिए फर्म की बुक में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये इसका दूसरा नाम है। या तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो, ये अकाउंट फर्म को अपनी बुक में बनाना पड़ता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो जितने भी लॉसेस होंगे वो सब डेबिट में लिखने हैं, और जितने भी प्रॉफिट होंगे फर्म को वो सब क्रेडिट में लिखने हैं। ये डेबिट साइड है, इसमें लॉसेस को लिखेगी फर्म, और ये फर्म लिखेगी यहाँ पर जितने भी फर्म के प्रॉफिट्स होंगे उन सबको लिखेगी। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर मान लीजिए फर्म की कोई एसेट्स है ना जिसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज होना मींस फर्म की एसेट्स का डिक्रीज होना क्या है, एक लॉस है, तो फर्म कहां शो करेगी, डेबिट में शो करेगी। अगर सपोज करिए वही एसेट्स बढ़ गई है तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट हो जाएगा तो क्रेडिट में लिखेगी। अगर कोई लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है, अगर लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है मींस हमको अब एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए लॉस होगा, तो हम उसको कहां शो करेंगे, डेबिट में। और इसके अपोजिट अगर कोई लायबिलिटी कम हो गई है तो उसको कहां शो किया जाएगा, क्रेडिट में, क्योंकि ये फर्म के लिए प्रॉफिट वाली कंडीशन है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मींस ऐसी लायबिलिटी जो हमें अचानक पता चली कि अब इनको भी हमें पे करना पड़ेगा। अब अचानक किसी को पे करने की बारी आएगी तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक लॉस हो जाएगा, और जितने भी लॉसेस होंगे वो सब कहां लिखे जाएंगे, डेबिट में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का पता चल गया है कि अचानक हमें पता चला कि हमारे पास कोई एसेट्स थी जो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं थी, अब बुक में रिकॉर्ड नहीं थी, अचानक आ गई तो हमको प्रॉफिट हो गया, तो ये हमको कहां लिखना है, क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है आपको, क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड का टोटल क्या करना है, माइनस करना है। जो भी अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का कम है तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो होगा प्रॉफिट, और इन केस अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो होगा लॉस। चाहे क्वेश्चन में प्रॉफिट आए या क्वेश्चन में लॉस आए, रिवैल्यूएशन बना अकाउंट को बनाने के बाद वो पार्टनर्स को ही आपको शेयर करना है, और कौन से पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को, ये ध्यान रखना। सी को नहीं देना है, सी कौन है, न्यू पार्टनर है, इसलिए सी को इसमें शेयर नहीं दिया जाएगा, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनको ही शेयर देना है। अब आते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं तो और समझ में आ जाएगा कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। रोहित और रोहिल एंड बाले, ये दो पार्टनर है, एक रोहिल है दूसरा है बाले। 5:3 में इनका रेशो है। एक बैलेंस शीट गिवन है जिसमें लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स मिल रहा है, बिल्स पेबल मिल रहा है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, फिर उसके बाद आपको देखेंगे तो गुडविल है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, स्टॉक है एंड बैंक है। अब
इन्होंने ना राहुल को एडमिशन दिया है कब? 1 अप्रैल 2020 को। अब 1 अप्रैल 2020 को राहुल जब फर्म में एडमिट होगा तो फर्म को ना इन एसेट्स का और इन लाइबिलिटीज का क्या करवाना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करवाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में या तो इन एसेट्स की वैल्यू है ना बढ़ेगी या कम होगी, इन लाइबिलिटीज की भी वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। वो तो आफ्टर जब हम रिवैल्यूएशन कराएंगे तब हमको पता चलेगा कि ये एसेट्स की वैल्यू क्या हुई। तो जैसे ही राहुल ने एडमिशन लिया, फर्म ने ना डिसाइड किया क्या कि अब इन एसेट्स का रिवैल्यूएशन कराएं, और रिवैल्यूएशन करवाने के बाद पता चला है कि प्लांट जो है अब 25,000 रुपीज का होगा। पहले आप देखो प्लांट था 27,000 का, और अब जब रिवैल्यूएशन करवाया तो पता चला 25,000 का हो गया। तो फर्म को क्या हुआ? 2,000 रुपीज का लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि पहले ज्यादा प्राइस का था और आज 25,000 का हो गया, तो 2,000 रुपीज का लॉस हुआ। अब इस 2,000 रुपीज के लॉस को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? तो जितना भी फर्म को एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया है। तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो 27,000 का प्लांट था वो 25 पर पहुंच गया, तो 2,000 रुपीज का लॉस हुआ, इसलिए हमने इसको कहां लिखा है? डेबिट साइड लिखा है। ठीक है। अब आते हैं सेकंड, डेटर्स। डेटर्स 31,000 के हो गए और पुराने डेटर्स थे 32,500 के। हमको 32,500 मिलने वाला था, अब पता चल रहा है कि केवल 31,000 मिलेगा, तो 1,500 रुपीज का क्या हो गया? ये लॉस हो गया। तो डेटर्स में लॉस हुआ, एक एसेट्स में लॉस हुआ, तो ये फर्म के लिए लॉस है, इसलिए फर्म उसको कहां लिखने वाली है? डेबिट में। तो उतना लॉस लिखेगी जितना एक्चुअल में उसको हुआ है। अब स्टॉक, स्टॉक न्यू इंफॉर्मेशन में 32,500 का हो गया, और ओल्ड इंफॉर्मेशन में आप देखोगे तो स्टॉक की जो वैल्यू है वो 32,500 है। तो स्टॉक तो बढ़ गया है, पुराना था 22,500 और नया हो गया 32,500। तो आप देख रहे हो स्टॉक की वैल्यू क्या हो चुकी है? बढ़ गई है 10,000 रुपीज से। तो ये फर्म के लिए प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि फर्म की एक एसेट्स बढ़ गई है। तो प्रॉफिट को कहां लिखने वाली है फर्म? क्रेडिट साइड लिखने वाली है। तो बाय स्टॉक के नाम से आएगा 32,500 माइनस 22,500 इक्वल टू 10,000। देन बिल्डिंग 40,000। पहले हमारे पास बिल्डिंग था 34,000 रुपीज का, और अब पता चला है आफ्टर रिवैल्यूएशन बिल्डिंग का जो प्राइस है वो 40,000 हो गया। तो बिल्डिंग 6,000 रुपीज से बढ़ गई है, और बढ़ने का मतलब है एक प्रॉफिट होने वाला है, एक एसेट्स बढ़ गई है। तो 6,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग के नाम से 40,000 माइनस 34,000 इक्वल टू 6,000। देन फर्नीचर, फर्नीचर 2,000 पर आया है, और जबकि ओल्ड प्राइस है 4,000। तो 4,000 का पहले था और आज उसकी वैल्यू 2,000 हो गई है। इसका मतलब है कि 2,000 रुपए का लॉस हुआ फर्म को। 4,000 में से 2,000 रुपीज माइनस कर देंगे, तो जो लॉस होगा फर्म फर्नीचर का 2,000 रुपीज वो डेबिट साइड शो करेगी। तो 4,000 में से 2,000 माइनस करने के बाद 2,000 रुपीज का जो लॉस है वो डेबिट साइड शो करेगी। देन बिल रिसीवेबल जो है 12,500 का है, ऊपर बिल रिसीवेबल 15,000 का था। तो आप देखो पहले 15 का था और आज 12,500 का हो गया। तो 2,500 का क्या हुआ? फर्म को लॉस हुआ, कम हो गई वैल्यू। तो फिर फर्म इसको डेबिट साइड 2,500 के नाम से लिखेगी। तो जितने भी लॉसेस होंगे वो सब डेबिट में रिकॉर्ड करने हैं, जितनी भी फर्म को इनकम होगी वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करनी है। देन उसके बाद आप टोटलिंग करनी है। तो जब आपने क्रेडिट का टोटल किया तो ये हुआ 16,000 रुपीज, और जब आपने डेबिट का टोटल किया कहां से लेकर 2,000 से लेकर 2,500 तक, तो ये टोटल करने के बाद पता चला कि इन चारों का टोटल 8,000 रुपीज होता है। इन चारों का टोटल कितना हुआ? 8,000। तो आपको क्या करना है? 16,000 से इस 8,000 रुपीज को माइनस कर देना है। इन चारों का जो टोटल है ना 8,000 रुपीज, तो 16,000 से 8,000 माइनस कर दिया, तो जो डिफरेंस बचा वो भी 8,000 का ही बचा। तो 8,000 का जो डिफरेंस बच रहा है ये हुआ फर्म को प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट में किसका शेयर है?
ओल्ड पार्टनर्स का। तो जो रोहित और बाले थे उन दोनों पार्टनर को क्या करना है, 5:3 में क्या करना है, इस प्रॉफिट में शेयर दे देना है। ओपीएसआर रेशो में ही ये ट्रांसफर होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर किया जाता है। न्यू पार्टनर को कभी भी यहां शेयर नहीं दिया जाता है, हमेशा आपको ओल्ड पार्टनर्स को ही शेयर करना है। और 5:3 का मीन्स हुआ 5/8 एंड 3/8 इंटू 8000। जब करेंगे तो रोहित में 5000 आ जाएगा और बाले में 3000 रुपीस आ जाएगा। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, यह हमने बना लिया है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।